सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी, चैप्टर का नाम सिलोजिज्म या फिर सिलोग शॉर्ट में बोल दोगे तो भी चलेगा। और आज से हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट। देखो बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या रहता है कि आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझना रहेगा। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपको आराम से दे जाता है अगर आपको कंटेंट समझ में आ गया है तो। अब रीजनिंग से ये चैप्टर थोड़ा हटके इसलिए है कि बाकी सारे चैप्टर अगर आप डायरेक्टली भी करते हो ना तो आपको समझ आ जाता है, बट ये वाला चैप्टर इकलौता ऐसा है जो आपको ये बोलता है कि आपको जो भी अब तक जो कॉमनली नोन फैक्ट्स आप रियलिटी में जानते हो उसको सब कुछ भूल जाना है, और मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ उसको आपको सही मानना है, चाहे वो कितने भी विपरीत क्यों ना हो आपके लॉजिक से। समझ रहे हो? स्टेटमेंट जो ये देता है क्वेश्चन में आपको उसको सही मानना है। कथन बोला गया मतलब सही, कथन में चाहे कितना भी उल्टा बोला क्यों ना गया हो। जैसे कि कथन ऐसा कहता है कि ऑल मैंगोस आर कैट्स। अब रियलिटी में मैंगो फ्रूट है, कैट बिल्ली है, मतलब ये एनिमल है। कभी भी पूरे सारे मैंगोस कैट मतलब मैंगो कैट बन ही नहीं सकते। बट अगर स्टेटमेंट ये बोल रहा है तो आपको आंख बंद करके इसको सही मान लेना है। समझ रहे हो? और ध्यान से स्टेटमेंट जितना बोले उतना ही सही मानना है। स्टेटमेंट से एक कदम भी आपको आगे नहीं जाना है। स्टेटमेंट बोले उतना सही, स्टेटमेंट ने जो नहीं बोला, जो डिफाइन नहीं किया, उसके लिए हम डाउटफुल रहेंगे। अब स्टेटमेंट होगा तो कंक्लूजन आपको जज करने हैं। यहाँ पे आप डायरेक्शन पढ़ोगे, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजन। स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसके बाद आपको कंक्लूजन मिलेंगे। यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम्स टू बी वेरिएंस विद द कॉमनली नोन फैक्ट्स। स्टेटमेंट ने खुद बोल दिया है, आपको दिए गए स्टेटमेंट को सही समझना है, चाहे वो कॉमनली नोन फैक्ट से कितने भी वेरी क्यों ना करते हो। आपको उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं करना है। स्टेटमेंट दिया, कथन सही है, कंक्लूजन को जज करना है। अब कंक्लूजन को आपको आंसर 2 ही हिस्सों में करना है, या तो वो फॉलो करता है या तो वो फॉलो नहीं करता। बट फॉलो नहीं करता 2 हिस्सों में बट जाता है। एक हिस्सा होता है कि डेफिनेटली फॉल्स, और दूसरा हिस्सा होता है डाउटफुल। यानी एक हिस्सा कंप्लीटली फॉल्स होगा और दूसरा डाउटफुल होगा। डाउटफुल यानी वो हिस्सा जिसके बारे में ना स्टेटमेंट ने जस्टिफाई किया है या फिर स्टेटमेंट ने फर्दर क्लैरिफिकेशन दिया है, आपके लिए वो डाउटफुल है और वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये या तो फॉलो कर भी सकता है या तो नहीं भी कर सकता है। इसलिए आप इसको जज नहीं करोगे, आप इसको डाउट में ही रखोगे। तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटी आएगी, या तो कंक्लूजन कंप्लीटली ट्रू होगा, या तो कंक्लूजन कंप्लीटली फॉल्स होगा, या तो कंक्लूजन कंप्लीटली डाउटफुल होगा। आपको सही वाले को ही ट्रू टिक मार्क करना है, बाकी दोनों को फॉल्स टिक मार्क करना है। बट डाउटफुल इसलिए रखना है ताकि आप आइदर और केस को समझ पाओ। आइदर और केस के लिए आपके कंक्लूजन डाउट में होगा तभी आप समझ पाओगे। क्लियर है? चलिए एक के बाद एक पहले सारे स्टेटमेंट समझेंगे। स्टेटमेंट एक बार समझ आ गया, ये 5 मार्क आपके कहीं नहीं जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है अगर आप स्टेटमेंट एक बार अच्छे से समझ ले तो। बाकी डायरेक्टली क्वेश्चन समझना शुरू करोगे तो मतलब 5 में से 3 मार्क तो आ ही जाएंगे, बट अगर 5 में से 5 चाहिए तो सारे स्टेटमेंट यानी कथन आपके क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई भी डाउट बचना नहीं चाहिए। ओके, पहला स्टेटमेंट ऑल ए आर बी। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है उतना ही समझना है। सारे ए जो हैं वो बी हैं। स्टेटमेंट ने पूरे ए का डेफिनेशन दे दिया, बट बी के पूरे का डेफिनेशन नहीं दिया है। मतलब आप ये चीज़ समझ लेना, स्टेटमेंट कह रहा है कि पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर है, बट स्टेटमेंट ने ये नहीं बोला कि बी कितना बड़ा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो रेगुलर डायग्राम होगा एक जो आपको ऑलवेज कंसिडर करना है। रेगुलर डायग्राम आप सभी को अगर सेट्स चैप्टर पढ़ा है तो आपको याद ही होगा कि ऑल ए आर बी रिप्रेजेंट कुछ इस प्रकार से होगा। सही ना? अब यहाँ पे सत्य सिर्फ इतना है कि ए जो है ए का पूरा कंटेंट बी के अंदर होना चाहिए। हमने रेगुलर डायग्राम बना दिया। अब कंक्लूजन इसके बेस्ड ऑन होते हैं। तो अगर कंक्लूजन मैं बोलूँ, कंक्लूजन सम ए आर
बी। देखो मैं आपको मानने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं आपको डायरेक्ट नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा विथ प्रूफ। अब कंक्लूजन कह रहा है कि सम ए आर बी। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि स्टेटमेंट के बेस्ड ऑन पूछे गए कंक्लूजन को जज करना यानी या तो वो ट्रू हो सकता है यानी फॉलो कर सकता है, या तो वो फॉलो नहीं करेगा तो दो हिस्से होंगे, या तो वो कम्प्लीटली फॉल्स होगा यानी फॉल्स, या तो फिर वो डाउटफुल रहेगा और एक केस रहेगा ट्रू। ठीक है, सो सम ए आर बी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर स्टेटमेंट बोल रहा है कि पूरा का पूरा ए बी है, तो ये कुछ के लिए क्यों पूछ रहा है, पूरा ए बी है। आपको कंक्लूजन को एडवाइस नहीं देनी, यहाँ पे आपको केवल कंक्लूजन को जज करना है। अगर पूरा ए बी के अंदर है तो ए का कुछ पोर्शन भी बी के अंदर रहेगा, तो कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के अनुसार फॉलो करेगा यानी कंप्लीटली ट्रू रहेगा। सही है ना, कंप्लीटली ट्रू। दूसरा कंक्लूजन अगर मैं पूछूं कि सम ए आर नॉट बी। अब स्टेटमेंट खुद कह रहा है कि पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, तो ए का कुछ भी हिस्सा, कोई भी हिस्सा कभी भी बी के बाहर नहीं जाने वाला है, तो ये कंप्लीटली फॉल्स होगा। समझ रहे हो ना बात? ओके। फिर अगर मैं बोलूं कि सम बी आर ए। अब ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर है ऐसा पूछा था, तो ये सही हुआ। अब पूछ रहा है कि बी का कुछ हिस्सा ए के अंदर है। अब कुछ हिस्सा मतलब पूरे बी में से अगर पॉइंट बी 0.1 भी अगर ए में काउंट हो रहा है तो उसको हम राइट कंसिडर करेंगे। अब कुछ लोग इसको डाउटफुल या फॉल्स भी कहेंगे, क्योंकि ये पूरे बी के हिस्से में से ये हिस्सा जो आपको ब्लैंक पे स्पेस दिख रहा है वो बोलेंगे कि सर वो ए में नहीं है, तो हम वो बी को कंसिडर करेंगे और वो ए नहीं है। बट एक चीज़ समझ जाना, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन पोर्शन नहीं पकड़ना, आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, कंक्लूजन कि बी का कुछ हिस्सा मतलब पूरे हिस्से में से 100% में से 1% भी अगर ए में लाई करता है तो ये कंक्लूजन सही होगा। तो क्या 1% भी ए में लाई करता है? जी हाँ, लाई करता है, तो ये सही होगा यानी ये ट्रू होगा। अब काफ़ी लोगों को स्टिल कन्फ्यूजन होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो हमने सेट्स चैप्टर जो पढ़ा था ना, उसमें क्या था, हमारे पास सेट्स होते थे। ए सेट्स में 1 2 3 है और बी सेट्स में है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे पूछा गया है कि बी का कुछ हिस्सा मतलब पूरे हिस्से में से अगर कोई भी हिस्सा ए के अंदर जा रहा है तो वो ट्रू ही रहेगा। सो बी के ये 1 2 3 वाला हिस्सा ए के अंदर जा रहा है तो वो कंप्लीटली ट्रू कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके विपरीत स्टेटमेंट, अब आएगा मज़ा। सम बी आर नॉट ए पूछा गया है अगर पूरे बी में से कुछ हिस्सा ए में नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो अब तो बोल दे कि सर ये तो 100% फॉल्स है। जी नहीं, ये 100% फॉल्स नहीं है। जैसे सम बी आर ए में हमने बोला कि बी के पूरे हिस्से में से कोई भी 1% हिस्सा अगर ए में जा रहा है तो हम उसको सही मानेंगे, तो इसके विपरीत आपको कंक्लूजन बी पे पूछा जा रहा है कि सम बी का कोई भी हिस्सा अगर ए में नहीं जा रहा है तो हम उसको करेक्ट मार्क करेंगे। तो आप बोलेंगे सर इस एग्जाम्पल के अनुसार 4 और 5 बी के ए के अंदर नहीं जा रहे, तो मतलब कोई भी हिस्सा नहीं जा रहा है, तो आप डाउटफुल रहेंगे। बट मैंने आपको सबसे पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि स्टेटमेंट इतना ही बोल रहा है कि पूरे के पूरे ए जो है वो बी के अंदर होंगे। बी के बारे में पूरा डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब यहाँ पे आता है पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या होगा, अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कंप्लीटली सेम होगी, मतलब ए के सेट में जो है 1 2 3 वही बी के सेट में भी हो 1 2 3, तो ये वाला कंक्लूजन फॉल्स भी होगा, राइट भी होगा। देखो ऑल ए आर बी स्टेटमेंट क्या कहता है कि स्टेटमेंट कथन सही होना चाहिए, तो कथन के अनुसार पूरा का पूरा ए का पोर्शन बी के अंदर है। इस वाले डायग्राम में भी पूरा का पूरा ए का पोर्शन बी के अंदर है,
भले ही ए के बी और की वैल्यू इक्वल क्यों ना हो। तो कथन में इतना क्लियर है कि ए जो है वो बी के अंदर होगा। बी की रेंज डिसाइड नहीं है, वो ए के जितनी भी हो सकती है या फिर ए से बड़ी भी हो सकती है को ही पॉसिबिलिटी बोला गया है और हम उसको ही डाउट में करेंगे। तो कुछ भी ए नहीं है तो उसके लिए ये रेगुलर डायग्राम में तो आपको ऐसा दिखेगा कि ट्रू है, बट अगर पॉसिबिलिटी देखेंगे तो ये वाली कंडीशन में ये हो जाएगा फॉल्स, यानी हमें पता नहीं है क्योंकि फर्दर हमें क्लैरिफिकेशन दिया नहीं है, तो हम इसको डाउट मानेंगे। मतलब कंप्लीटली फॉलो भी नहीं कर रहा, कंप्लीटली फॉल्स भी नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो सर सम ए आर नॉट बी में क्या होगा? तो ए का तो पूरा का पूरा हिस्सा है उसमें। सर सम बी आर ए में क्या होगा? सम बी आर ए यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, आप चेक कर लो। बी का पूरे हिस्से में से कुछ भी हिस्सा ए में जा रहा है, जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये जो ए वाला हिस्सा है ना वो ओवरलैप कर रहा है। और ये एक हैंडशेक प्रॉपर्टी जैसा होता है कि अगर पर्सन 1 पर्सन 2 से हाथ मिला रहा है तो पर्सन 2 ऑटोमेटिकली पर्सन 1 से हाथ मिला लेगा। समझ रहे हो? अगर ए का कुछ हिस्सा बी में जा रहा है तो वही हिस्सा बी का ए में भी आ रहा होगा। समझे? ठीक है। अब अगर कंक्लूजन से आगे बढ़ते हैं कि नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो कथन इटसेल्फ स्टेटमेंट आपको इटसेल्फ बोल रहा है कि पूरे के पूरे ए बी के अंदर रहेंगे। तो रेगुलर डायग्राम देखो, पॉसिबिलिटी डायग्राम देखो, सारे केसेस में ए और बी अलग नहीं होंगे। नो ए आर बी क्या पूछ रहा है कि ए का कोई भी सदस्य बी के कोई भी सदस्य से मैच नहीं कर रहा, तो ये कथन बिल्कुल गलत होगा, यानी डेफिनेटली फॉल्स। और अगर मैं इसका उल्टा भी पूछूं नो बी आर ए, तो ये भी डेफिनेटली फॉल्स रहेगा, क्योंकि कथन के अनुसार ये भी मुमकिन नहीं है। ठीक है। अब एक और कंक्लूजन होता है कि ऑल बी आर ए, हमें स्टेटमेंट क्या बोला है कि पूरे के पूरे ए जो है वो बी के अंदर होने चाहिए। बी के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया है, क्लैरिफिकेशन नहीं है कि बी बड़ा है या फिर बी इक्वल है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, रेगुलर डायग्राम को देख के क्या बोलेंगे कि सर ऑल बी आर ए गलत है, बट ये कम्प्लीटली गलत नहीं है। ये क्या रहेगा? डाउट में रहेगा, क्योंकि अगर b की वैल्यू a से बड़ी होगी तो ये कथन गलत हो जाएगा, बट a और b की वैल्यू अगर इक्वल रही तो ये डाउटफुल रहेगा, यानी हम इसको मार्क नहीं करेंगे आंसर, बट डाउट में रखेंगे। समझ रहे हो डाउट क्यों रखना है? डाउट हम आइदर और कंडीशन आएगी तब काम लगेगा, बट आपको जो मार्क करने हैं वो कम्प्लीटली ट्रू वाले ही मार्क करने हैं। डाउट को सिर्फ पहचानना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इनिशियली इसको फॉल्स करवा देते हैं और फिर लेटर ऑन बोलते हैं कि अब आप इसको समझना है, तो बाद में समझ ही नहीं पाओगे। आप अपना बेस में ही ऐसा मान लोगे कि ये फॉल्स है, तो फिर बाद में ट्रू मान नहीं पाओगे। तो आपको इनिशियली से पता होना चाहिए कि ये कंक्लूजन डाउट में है, और डाउट में क्यों है? क्योंकि ए और बी की वैल्यू इक्वल हो सकती है, क्योंकि बी को कम्प्लीटली इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम इसके बेस्ड ऑन एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि अगर हमें स्टेटमेंट मिले हैं ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। सो जैसे स्टेटमेंट बना रहा है वैसे ही हमें स्टेटमेंट बनाना है कि ए का पूरा पोर्शन किसके अंदर है? बी के अंदर है। बी का पूरा पोर्शन किसके अंदर है? सी के अंदर है। और सी का पूरा पोर्शन किसके अंदर है? डी के अंदर है। अब इसके बेस्ड ऑन कंक्लूजन हमें जज करने हैं, तो हम सबसे पहले तो डेफिनेटली ट्रू वाले कंक्लूजन देखेंगे। देखो, अगर ए जो है वो बी के अंदर है तो अल्टीमेटली सी के अंदर भी रहेगा और डी के अंदर भी रहेगा। तो मैं अगर ऐसा कहता हूँ कि ऑल ए आर सी, तो वो ट्रू रहेगा। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि ऑल ए आर सी की जगह ऑल ए आर डी, तो ये भी सही रहेगा। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि ऑल बी आर डी, तो ये भी सही रहेगा। समझ रहे हो ना? अगर ऑल बी आर डी बोला गया तो वो भी सही रहेगा, क्योंकि बी का पूरा पोर्शन डी के अंदर कवर हो ही रहा है। बट अगर मैं इसका उल्टा जाऊं, जैसे कि ऑल डी आर सी, तो वो
डाउटफुल रहेगा। क्यों डाउटफुल रहेगा? क्योंकि मैंने बोला है कि पॉसिबिलिटी डायग्राम में अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू इक्वल हुई तो ये मुमकिन हो सकता है, तो हमें ये कम्प्लीटली फॉल्स नहीं कर सकते, तो ये डाउटफुल रहेगा। ये कम्प्लीटली ट्रू है, ये कम्प्लीटली ट्रू है और ये डाउटफुल रहेगा। हालांकि डाउटफुल को हमें आंसर मार्क नहीं करना है, हम उसको केवल ईदर और के लिए छोड़ते हैं। अगर ऑल डी आर सी करेक्ट मतलब डाउटफुल है तो ऑल डी आर बी भी डाउटफुल रहेगा, ऑल डी आर ए भी डाउटफुल रहेगा। वैसे ही उसी प्रकार से ऑल सी आर बी या फिर ए भी डाउटफुल रहेगा, और वैसे ही ऑल बी आर ए भी डाउटफुल रहेगा। समझ रहे हो ना? ओके। अब अगर मैं पूछ लूँ कि सम ए आर बी या फिर सम बी आर ए, तो ये कम्प्लीटली करेक्ट रहेगा, क्योंकि ए का कुछ पोर्शन अगर बी में लाई कर रहा है, पूरा का पोर्शन वैसे बी में ही लाई कर रहा है, तो बी का कुछ पोर्शन ए में भी लाई करेगा। उसी प्रकार से अगर मैं सबके लिए पूछ लूँ ए बी सी डी या फिर बी ए सी डी, तो भी ये सारे कंक्लूजन करेक्ट ही आएंगे, क्योंकि अगर ए का कुछ पोर्शन उसमें जा रहा है तो उसका कुछ पोर्शन इसमें भी आ रहा है। समझे? ओके। अगर मैं बोलता हूँ कि सम ए आर नॉट बी सी डी, बी या फिर सी या फिर डी तीनों कंक्लूजन ले लो, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा बी के अंदर है तो फिर सी के डी के अंदर भी इनडायरेक्टली चला जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है, कम्प्लीटली फॉल्स जाएगा। बट अगर मैं कहूँ मतलब इसका विपरीत बी के लिए सी डी और सी के लिए डी, तो ये कंक्लूजन फॉल्स ही रहेगा। बट इसका उल्टा बोला जाए कि सम डी आर नॉट ए बी और सी, तो ये डाउटफुल रहेगा। डाउटफुल क्यों रहेगा? अगर इक्वल रहेगा, मतलब सेट्स क्या होगा, अगर एक ए बी सी डी सेट्स की वैल्यू 1 2 3 ही रहेगी, तीनों की चारों की, तो ए बी सी डी ये क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी रहेगा। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ए और बी की इक्वल हो सकती है, बी सी बड़ा होगा डी बड़ा होगा, हो सकता है। अल्टीमेटली स्टेटमेंट सही होने चाहिए, बाकी सारे पॉसिबिलिटी डायग्राम। बट रेगुलर डायग्राम आपको यही ड्रॉ करना है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट से आगे सोचना नहीं, सोच के रखना है, बट उसको डायग्राम में जज नहीं कर लेना है। क्योंकि अगर मैं ये वाला बना देता हूँ तो अल्टीमेटली ये मैं डिफाइन कर देता हूँ कि ए बी सी डी इक्वल है, जो कि हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको ये डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमें रिप्रेजेंट यही डायग्राम से करना पड़ेगा, और हमें इतना ही पता होगा कि ए बी के अंदर है, बी सी के अंदर है, सी डी के अंदर है, बाकी वैल्यू बड़ी है छोटी है हमें पता नहीं है। उसी प्रकार से अगर सी के लिए ए बी और बी के लिए ए के लिए बी ए के लिए पूछा जाए, तो ये तीनों कंक्लूजन डाउट में ही रहेंगे, ये तीनों कंक्लूजन फॉल्स ही रहेंगे। और नो वाले कोई भी कंक्लूजन, नो ए बी सी डी आर डी सी बी ए, सो नो वाले कोई भी कंक्लूजन किसी से भी ले लो, वो ट्रू नहीं होंगे, क्योंकि नो वाले कंक्लूजन को जस्टिफाई होने के लिए दोनों सर्कल अलग होने पड़ेंगे, और वैसा यहाँ पे होने नहीं वाला है, तो ये कंक्लूजन क्या होगा? डेफिनेटली फॉल्स। समझ में आई बात? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर नेक्स्ट लेक्चर में।